Hello students, myself Dr. Sunil Kumar Goel, Assistant Professor, Accountancy and Business Statistics Department, SPC Government College अजमेर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टैबुलेशन स्टैटिक्स बिजनेस स्टैटिक्स में टैबुलेशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। टैबुलेशन किस प्रकार से तैयार की जाती है और क्यों की तैयार की जाती है और कितने प्रकार से तैयार की जाती है। देखिएगा, पहले हम टैबुलेशन का अर्थ हम जान लें कि टैबुलेशन कहते किसे हैं। इसको हिंदी में सारणीयन कहते हैं। इसका अर्थ है सारणीयन का समंकों को क्रमबद्ध तरीके से खानों और कतारों में प्रस्तुत करने की एक विधि है, मेथड है। इससे पूर्व के जो वीडियोज़ हैं मैंने आपको बताया था कि समंकों को हम एकत्र करते हैं। एकत्र करने के बाद उनका वर्गीकरण हम करते हैं। वर्गीकरण करने पर भी हम उन समंकों से निष्कर्ष या विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि वो विभिन्न रूप में विभिन्न तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। उनको एक क्रमबद्ध रूप देना इसलिए आवश्यक होता है ताकि उनसे हम निष्कर्ष निकाल सकें। अतः समंकों को क्रमबद्ध रूप देना सारणीयन के माध्यम से संभव होता है। वर्गीकृत समंकों को, यानी कि जो हमने वर्गीकरण मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि उस लेवल पे आने के बाद वर्गीकृत समंकों को समझने योग्य बनाने के लिए एवं सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु उचित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। समंकों को उचित रूप में प्रस्तुत करने के लिए सारणी, चित्रों एवं रेखा चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। तो समंकों को समझने के योग्य और विश्लेषण के योग्य बनाने के लिए उनका टैबुलेशन अर्थात सारणीयन करना आवश्यक होता है। और सारणी क्रमबद्ध तरीके से खानों और कतारों में प्रस्तुत करने की एक विधि होती है। अब सारणी के प्रकार, सारणी कितने प्रकार की होती है। सारणी के प्रकार पे हम बात करते हैं तो सारणी 3 प्रकार से तैयार की जाती है, 3 आधारों के आधार पर तैयार की जाती है। फर्स्ट है उद्देश्य के आधार पर सारणी, दूसरा है मौलिकता के आधार पर, और तीसरा जो थर्ड स्टेज है वो है रचना के आधार पर सारणी। पहला हम लेते हैं उद्देश्य के आधार पर सारणी। उद्देश्य के आधार पर सारणी 2 प्रकार की होती है, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशेष उद्देश्य वाली सारणी। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का उद्देश्य यह होता है कि तथ्यों को सारणी रूप में प्रस्तुत करना, जिससे कि सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए समंक प्राप्त हो सके। इस सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, केवल एक सामान्य उद्देश्य जिससे कि हम सभी प्रकार के उद्देश्यों के आधार पर समंक हम प्राप्त कर सकें, वो सामान्य उद्देश्य की सारणी कहलाती है। दूसरा है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। विशेष उद्देश्य वाली सारणी, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ऐसा करने के लिए कई सामान्य सारणियों से तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और उसके आधार पर हम इसको बनाते हैं। देन दूसरा जो आधार है वो है मौलिकता के आधार पर सारणी, जिसमें सबसे पहले है प्राथमिक सारणी और दूसरा है व्युत्पन्न सारणी। प्राथमिक सारणी जब तथ्यों को उनके प्राथमिक रूप में ही सारणी में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि प्रारंभिक रूप में ही सारणी में
प्रस्तुत कर सकते हैं तो वह सारणी प्राथमिक सारणी कही जाती है। दूसरा है व्युत्पन्न सारणी। जब मौलिक तथ्यों के स्थान पर उनके योग, औसत, प्रतिशत आदि रूप में प्रयोग करके सारणी बनाई जाती है तो वह व्युत्पन्न सारणी कहलाती है। यानी कि मौलिक तथ्यों के आधार पर न होकर के उन मौलिक तथ्यों के स्थान पर योग, औसत और प्रतिशत आदि से जो सारणी बनती है वो व्युत्पन्न सारणी कहलाती है। नेक्स्ट जो लास्ट आधार है वो है रचना के आधार पर सारणी। पहली सारणी है सरल सारणी और दूसरा है जटिल सारणी। सरल सारणी जिस सारणी के अंतर्गत केवल एक गुण को ही प्रदर्शित किया जाता है उसे सरल या एक गुण वाली सारणी कहते हैं। अर्थात इस सारणी में समंकों से संबंधित केवल एक गुण का उपयोग हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है जटिल सारणी, जिसके अंतर्गत एक से अधिक गुणों के आधार पर तथ्यों को या समंकों को प्रदर्शित किया जाता है, वो जटिल सारणी कहलाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।